नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर इन दिनों घोसी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार में जुटे हैं और बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने सपा अध्यक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर यूपी के सियासी रण में दोनों पार्टियों के नेता कूद पड़े हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, देखिए। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम हमारे ना हुए तो किसी और का होने ना पाओगे। जाति सियासत की सबसे बड़ी चाल घोसी के उपचुनाव से ओपी राजभर ने चल दी है। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा, या यूं कहिए उनके कभी ना मुख्यमंत्री बनने की सियासी भविष्यवाणी कर डाली। घोसी सीट से जातिवाद की ये सियासी कहानी 24 के चुनाव को किधर लेकर जाएगी, समझाएंगे। लेकिन पहले राजभर का बयान सुनिए। आज के तारीख में सुन लो, ये राजभर की बात है। मैं शाम का समय हो रहा ना, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने वो बीज बो दिया कि अब यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, कभी नहीं बनेगा। अब उनको बनाना पड़ेगा, पटेल को बनाना पड़ेगा, मौर्य को, चौहान को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, तब सरकार में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। अगर अखिलेश आपको मुख्यमंत्री बनाए तो बनेंगे आप? नहीं, अब नहीं बनने चाहिए। लाभ खाए जाएंगे अब एक जने काल उलाट डालना जने। मुख्यमंत्री बनने के इस पिछड़े समीकरण ने यूपी में नया सियासी रण शुरू कर दिया है। कि घोसी उपचुनाव की जीत को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी गोद में जाके बैठ गए ओम प्रकाश राजभर जी को जनता पूछ रही कि जाति जनगणना कब होगी, पिछड़ों को उनका हक कब मिलेगा, और इन सवालों का जवाब ना भाजपा के पास है ना ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। राजभर की सियासी दांव का चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मऊ के घोसी में होने वाला उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। हर दल जातियों की लकीर खींचकर उसके जरिए विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। दोनों ओर से दिग्गजों की लंबी चौड़ी फौज जमीन पर उतार दी गई है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों ने ही स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी फौज उतार रखी है। कल बीजेपी की तरफ से बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। हालांकि देखा जाए तो इस चुनाव में जो मुकाबला है वो दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के बीच में है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी है, जिसमें ओपी राजभर जो लगातार कैंप कर रहे हैं दारा सिंह चौहान के लिए, वहां पर वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा एके शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं, एके शर्मा के ऊपर वहां के जो सवर्ण वोटर्स हैं और खासतौर पर जो भूमिहार वोटर हैं, उनको साधने की जिम्मेदारी दी गई है। घोसी में जीत की दौड़ अगस्त महीने में भी जून वाली गर्मी का एहसास करा रही है। रोचक तो चुनाव है, लेकिन परिणाम जब आएगा तो उसमें इतना बड़ा अंतर होगा कि कहीं कोई बहुत रोचकता देखने को नहीं मिलेगी। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और बड़ी मार्जिन से विजय होगी। तो अपनी बात लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, वो कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है, विश्वास है, योगी जी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी जीत। घोसी में बाई इलेक्शन है, भाजपा पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रही है। दारा सिंह पिछड़े समाज के वर्ग के एक बड़े नेता हैं और वो वहां लगातार सक्रिय रहे हैं, हमारे साथ आए हैं और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है और अपने काम के आधार पर, अपने कामकाज के आधार पर हम जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि बड़ी अंतर से भाजपा घोसी का चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी ने अगली जाति के सुधाकर सिंह जी को मैदान में उतारा है और समाजवादियों का इतिहास रहा है, चाहे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, स्वर्गीय मोहन सिंह जी रहे हों। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। सुधाकर सिंह जी भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, वो घोसी उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे। घोसी सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो एसपी के सामने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। घोसी में कुल मतदाता 4,20,000 है। राजभर मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। पिछली बार 2022 में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर सपा के साथ थे। इस बार वह एनडीए में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। घोसी विधानसभा सीट की बात करें
तो यहाँ सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम वोटर हैं। शिया और सुन्नी मिलाकर 60,000 हैं। अगर दलितों की बात करें तो घोसी में करीब 62,300 की संख्या है। दारा सिंह चौहान जिस बिरादरी से आते हैं वो लोनिया वोटर हैं। उनकी संख्या 36,000 है। इसके अलावा राजभर वोट बीजेपी को यहाँ मिलते रहे हैं, इसलिए 40,000 राजभर वोटर बड़ा खेल कर सकते हैं। यादव यहाँ पर 42,000 है, राजपूत 15,000 और भूमिहार करीब 48,000 है। जब जब समाजवादी का नेता घोसी से चुनाव लड़ता है तो सुधाकर सिंह उसका विरोध करते हैं। जब उनको टिकट मिल जाता है या उनके बेटे को टिकट मिल जाता है तो वो समाजवादी हो जाते हैं। समाजवादी होते हैं, वरना वो हमेशा अपने जातिवादी रहते हैं। कभी वो समाजवाद का काम नहीं करते हैं। मनोज यादव समाज के लड़के और बीजेपी 100% चुनाव जीतेगी, उसमें कोई बात नहीं। दारा चौहान के जो है कि जिसमें रहेंगे उसी में हम लोग उनके साथ रहते हैं। कहाँ चुनाव कौन जीत रहा है? दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान जी की। क्यों, कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें समाज में जो है गुंडागर्दी और सब कुछ जो है ठीक है। चौहान मेरा नाम है, वीरेंद्र चौहान मेरा नाम है। चौहान वोट किधर जा रहा है? चौहान वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। कारण क्या है? कारण क्या, हमारे प्रिय नेता हैं इसलिए जा रहा है एकदम। तो समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि जब ये कैबिनेट मंत्री थे तो किसी की सुनते ही नहीं थे। क्यों नहीं सुनते थे? सुनते थे। जब से राजनीतिक कदम रखे हैं मऊ में, तब से चौहान समाज उनको हमारा साथ हमेशा उनका देता रहा है। दारा सिंह चौहान के सामने घोसी का चुनावी मैदान तो वही है, लेकिन चुनौती पूरी तरह बदल चुकी है। 2022 में सपा के टिकट पर बीजेपी के विजय राजभर को 22,000 वोटों से हराकर जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा के टिकट पर सपा को हराना होगा। अगर दारा सिंह चौहान 2022 वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब हो जाते हैं तो योगी सरकार में उनका मंत्री बनना तय है। दारा सिंह चौहान के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 1996 से लेकर 2022 तक दारा सिंह चौहान सपा और भाजपा के साथ वक्त और मौका देखकर रिश्ता जोड़ते और तोड़ते आए। ऐसा पहली बार है जब किसी दल से हाथ छुड़ाकर उन्होंने दोबारा इतनी जल्दी हाथ मिला लिया। दारा सिंह की जीत पर उनका सियासी भविष्य तो टिका ही है और साथ ही साथ राजभर की भी साख दांव पर लगी है। शायद इसीलिए राजभर जाति कार्ड खेलकर चुनाव को अलग मोड़ देने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये दांव काम करेगा या नहीं, ये 8 सितंबर को ही मालूम चलेगा। टीम न्यूज़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जाति सूचक अमर्यादित टिप्पणी पर एसपी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि विधानसभा सदस्य ओम प्रकाश राजभर और महंत राजू दास के अभद्र टिप्पणी से सर समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से एक ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। विदित हो कि कुछ दिनों पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और महंत राजू दास द्वारा लगातार मीडिया के एक साक्षात्कार में उन्होंने जाति सूचक और अनर्गल टिप्पणी किया है। उस टिप्पणी के खिलाफ यादव समाज, राजभर समाज, ब्राह्मण समाज, सर्व समाज, सभी समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोश में हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। एसपी को माफिया गुंडों की पार्टी बताया। एसपी के डीएनए में माफिया गुंडों को प्रमोट करना। घोसी से एसपी टिकट ने यह साबित कर दिया है। घोसी में एसपी प्रत्याशी हत्या के मामले में वांछित है, तो एसपी को बताया माफिया गुंडों की पार्टी। एसपी के डीएनए में माफिया गुंडों को प्रमोट करना, यह कहना है डिप्टी सीएम का। कमांड सेंटर की बहुत आवश्यकता थी। हम पारदर्शिता के साथ मरीजों के साथ किस प्रकार की व्यवस्था उनको दे रही है सरकार, हम इसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर पाएंगे और उनको जो सुधार हमें करने हैं हम लगातार सुधार करेंगे। चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेज की, हम ड्यूटी आवर्स के भी हम लगातार हमें जानकारी रहेगी और इसके लिए सभी लोग सतर्कता से के साथ काम भी करें, ऐसा हमने निर्देश दिए। डेंगू को लेकर के अभी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। संचारी रोग अभियान हम लोग वर्ष में कई बार चलाते हैं, उसका परिणाम निकला है कि डेंगू उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। कुछ जिलों में सूचना मिली थी, हमने वहां निगरानी बढ़ाई है, टेस्टिंग बढ़ाई है। अभी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, फिर भी हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटल में चिकित्सक और दवाइयां पूरी तरह से उपलब्ध हैं। मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई। ओम प्रकाश राजभर और राजू राय जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने
राजीव राय को फ्रॉड कहा, तो उसके जवाब में राजीव राय ओम प्रकाश को ठग कह रहे हैं। को ठगते हैं, पार्टियों को ठगते हैं, अपने समाज को ठगते हैं, ठगेरों का खदेड़ा होगा। ऐसे जो अपने जाति के नाम पर लोगों को ठग कर सत्ता में आ जाते हैं, इस सबकी काले चिट्ठा यही है। सबकी असली सच्चाई यही है कि सत्ता में आने के बाद वो क्या करते हैं, इनके समाज के लोगों को समझना चाहिए। राजू राय मेरे साथ बैठे हुए, तो मैं नहीं जानता कि इतने फरार है राजू राय, वीडियो बना रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा था। वो आया हमारे पास, हमको देखो ये बड़े नेता हैं, ये विदेश घूमते हैं, ये जानकारी इनको अच्छी है, इनसे आप इनकी मदद करो। 2022 का विधानसभा चुनाव, सपा के टिकट पर लड़ने वाले पूर्व विधायक उमेश पांडे गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर मधुबन से चुनाव लड़ा था, लेकिन 3000 वोटों से हार मिली थी। बताया जा रहा है कि पांडे के भाजपा में जाने से पार्टी को घोसी विधानसभा के उपचुनाव में फायदा होगा। उनके साथ ही मधुबन नगर पालिका के अध्यक्ष गणेश मल ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा ने घोसी से उमेश पांडे के भाई की हत्या के आरोपी रहे सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। इससे सपा ने साफ कर दिया कि जब जब वो सत्ता में आएगी गुंडागर्दी ही करेगी। उमेश पांडे ने कहा, मैं सपा में नहीं रह पा रहा था, सपा सामाजिक तत्वों की पार्टी है, मेरे भाई की हत्या सुधाकर सिंह ने करवाई थी। और मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा देश और उत्तर प्रदेश में बह रही है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने हमारे परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है। मैं उनका और उनके साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस आयोजन के अवसर पर हमारे लिए गौरव का क्षण है। जिन लोगों ने उमेश पांडे जी की भाई की हत्या की, जिन लोगों ने हमारे दलित समाज के दो भाइयों की हत्या घोसी ब्लॉक में की, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपने डीएनए में उनके अंदर जो अराजकता है, जो गुंडई है, ऐसे लोगों को प्रमोट करना है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बार वहां के प्रत्याशी को टिकट के तय कर दिया कि जो हत्या में मुलजिम है, वांछित है, उनको महिमा मंडित करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि घोसी विधानसभा सीट का कैसा है जाति समीकरण। तो घोसी विधानसभा सीट पर जाति समीकरण के बारे में आपको बताते हैं। कुल मतदाता 4,20,000 हैं। वहीं दलित मतदाता की बात करें तो 60,000, हालांकि करीब 60,000 हैं, और मुस्लिम मतदाता भी 60,000। लूनिया 36,000, राजभर 40,000, निषाद 16,000, यादव 42,000, राजपूत 15,000, भूमियार 48,400 है। यहां ये पूरा समीकरण जाति समीकरण है जिसे साधने की कोशिश हो रही है। आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अब जमीनी स्तर के साथ ही सोशल मीडिया पर सशक्त होने की तैयारी में जुटी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया पर आक्रामक होने की तैयारी में है। 27 अगस्त को लखनऊ में एक कार्यशाला होगी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस कार्यशाला में प्रदेश और मंडल स्तर के सभी सोशल मीडिया संयोजक को बुलाया गया है, जिनके साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया टीम बनाएगी जिसमें 200 लोग शामिल होंगे। इतना ही नहीं, मंडल स्तर पर 5 लोगों की टीम तैयार होगी जो सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। इस टीम में बीजेपी स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले लोगों को भी शामिल कर सकती है, जिसकी तैयारी चल रही है। कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, एक ही रणनीति है कि अधिकतम लोगों के पास जुड़ाव हो। घर घर संपर्क अभियान इसी में चला। 1 महीने लगभग भीषण गर्मी में कार्यकर्ता लोग घर घर गए, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ की जानकारी उनको दी, उनकी समस्याएं सुनी। अब वोटर जोड़ने का काम है। तो सोशल मीडिया हो या तमाम अन्य माध्यम, केवल माध्यम यही है कि जितने से ज्यादा जनता से जुड़ाव हो सके, जनता के बीच रहकर जनता की समस्याएं सुनना, उनके मन की सुनना और उसके आधार पर सरकार की नीतियां बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है।
आगामी लोकसभा चुनाव को बीजेपी कई स्तर पर लड़ने की तैयारी में जुटी है और इसी में शामिल है बीजेपी की सोशल मीडिया टीम। देखा जाए तो सोशल मीडिया टीम के पुनर्गठन को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी एक लोकसभा क्षेत्र में 200 सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की टीम बनाने में जुटी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी कार्यशाला 27 अगस्त को इसी महीने होने जा रही है। इस कार्यशाला में हर लोकसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के सोशल मीडिया संयोजक हैं उनको बुलाया गया है और देखा जाए तो इसमें सैकड़ों जो सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स होंगे वो मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि चूंकि 27 को ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का भी लखनऊ दौरा है, तो हो सकता है कि वे भी उस बैठक में, उस कार्यशाला में मौजूद रहें और जो बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स होंगे उनको संबोधित करें। देखा जाए तो 2014 के बाद चुनाव लड़ने के तरीके में काफी बदलाव देखा गया है, जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों के माध्यम से माहौल तैयार कर रही हैं, तो वहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी चुनाव लड़ा जा रहा है और इसमें बीजेपी एक कदम आगे दूसरी पार्टियों से निकलती दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें, जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में भी जो बीजेपी की सोशल मीडिया और जो आईटी टीम थी उसकी एक बड़ी भूमिका देखने को मिली, जिसमें सोशल मीडिया टीम ने माहौल बनाने का काम किया। और अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अपनी सोशल मीडिया टीम के पुनर्गठन की तैयारी में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चर्चा में। कांग्रेस के नेता और पूर्व पीएम रह चुके पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से चर्चा में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर विवाद है क्या। दरअसल ये विवाद उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विवादित बयानों के बयान में मणिशंकर अय्यर की नई किताब लॉन्च हो रही थी। अय्यर ने किताब की लॉन्चिंग के बाद कई ऐसे इंटरव्यू दिए जिसके बाद देश की राजनीति में सियासी उबाल आ गया। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर तंज कसा। मणिशंकर अय्यर ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री तक बता डाला। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि नरसिम्हा राव थे। बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और जबकि वो गिराया गया था, वो गुंबद तोड़ रहे थे, तो उस समय ये आदमी पूजा पाठ पर लग गए, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। और फिर बाद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जमाने में राजा महाराजा तो हमेशा संत और साधुओं से राय मशवरा करते थे, फर्क ये इसीलिए मैंने भी वही किया, लेकिन फर्क ये है कि उस जमाने में जबकि राजा महाराजा अपने निर्णय तक पहुंच जाते थे तब साधु संत उनका साथ देते थे, लेकिन मेरे साथ ये अन्याय हुआ है कि मेरे निर्णय पर हमारे साधु संत मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना की और नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताते हुए बाबरी विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अय्यर के मुताबिक नरसिम्हा राव सांप्रदायिक और हिंदुत्व की ओर झुके हुए नेता थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनका कहना था कुछ न कहना या कुछ न करना, इसका ये भी राजनीति में एक फैसला होता है। तो उस समय जो पैरालिसिस उन्होंने दिखाए और ये भी अडवाणी जैसे लोगों से बातचीत करने के बाद जताता है कि एक हद तक उन्होंने बीजेपी की बात मान गई ली। और ऐसा कहना कि वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, ये तो अल्फाजों के साथ खेल है। तो इसको ऐसे मत लीजिए कि हर एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, लेकिन जितने भी मीडिया वाले आते हैं सब इसी से शुरू करते हैं, जो कि इस किताब में है ही नहीं, वो तो दूसरे किताब में आने लगे। राजनयिक से नेता बने मणिशंकर अय्यर की किताब पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर की किताब और उनके बयान पर पलटवार किया और उन्हें गांधी राज परिवार का मुकुट मणि करार दिया। नेता सम्बित पात्रा का कहना है कि जो किताब में छपा है या उन्होंने जो भी बयान दिया है वो गांधी परिवार के ही विचार और घमंडिया गठबंधन की आत्मा है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती है। इसलिए सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी और आपके प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर जी इस बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आतंकवाद को सहेंगे नहीं, आंख मिला के बात करेंगे, झुका के नहीं। आप लोगों ने आंख झुका करके देश को झुकाने का काम किया था। आंख मिला करके नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, जस को तस जवाब दिया जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार की वार्ता आपकी पाकिस्तान को लेकर आ रही है, यह निंदाजनक है। मैं इतना ही कहूंगा, यह आत्मकथा केवल मणिशंकर अय्यर की नहीं है, यह थीसिस घमंडिया अलायंस की और ये गांधी परिवार के विचार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी भारी पड़ सकता है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब मणिशंकर